ओके, तो हम देख रहे थे तीन बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5G, लो मीडियम हाई। मैंने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अभी देखो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए लो के अंदर स्पीड कम है और हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर स्पीड ज्यादा है। लेकिन लो के अंदर जो पेनिट्रेशन होगा, जो भी रीच होगी, जितना कवरेज होगा, वो लो का फायदा ये है कि लो में कवरेज ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। उसी तरह से हाई के अंदर जो है वो कवरेज बहुत कम होगा और स्पीड लेकिन ज्यादा होगी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो होगा, ये मतलब हाईली जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस होते हैं, फॉर मोर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और ये हो गया बेसिक पर्पसेस, मतलब हम जैसे लोगों के लिए इतना कुछ हमें है नहीं ना। तो अभी अपन देख लेते हैं कि कंटेंशंस क्या क्या है 5G से रिलेटेड। ठीक है, तो एक तो ये है कि स्टैंडिंग कमिटी ने बोला था दैट इंडिया माइट मिस द बस। तो अगर इसे एज इट इज लिखोगे तो मतलब अच्छा लगेगा, वैल्यू एडिशन। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया चाहिएगा एकदम, है ना। हर इंसान जो मतलब 3G को 4G भी, मेरे फोन के अंदर मैं 3G वाली सिम भी यूज कर सकता था, 4G वाली भी यूज कर सकता था, ऐसा नहीं है। मैं अपने आईफोन के अंदर लेकिन 5G जरूर चला सकता हूँ, आईफोन नए वाला आईफोन के अंदर। तुम नहीं चला पाओगे तुम्हारे सैमसंग के अंदर 5G। तो दैट्स अ ड्रॉबैक, यू कैन गेट अ लिटिल जेलस। और दूसरा ये है कि 2018 से काफी कम प्रोग्रेस हुई है। कि कंपनीज जो थी, मतलब 2018 के अंदर पहली बार लॉन्च हो गया था, कंपनीज ने एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिए थे, लेकिन काफी इसका लेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, दो रिजर्वेशन के दो इश्यूज तो ये हो गए। और स्पेक्ट्रम की प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब हमें पता होता है ना कि स्पेक्ट्रम परचेज करना होता है, उसकी प्राइस काफी ज्यादा है। और एक और चीज ये है कि ऑप्टिकल फाइबर की जो पेनिट्रेशन है, जो रीच है, वो कम है। क्योंकि हर मतलब छोटी छोटी जगहों पे ना, सपोज ये है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक टावर यहाँ पे लगा, क्योंकि हमने देखा हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो काफी कम है ना। एक टावर यहाँ लगा हुआ है, तो मतलब जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतनी ज्यादा ही अम, हमें हमें नेटवर्क्स ये लगाने पड़ेंगे, टावर। तो इतने टावर से तो मतलब रेडिएशन काफी ज्यादा होगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर हम केबल लगवा लें और लोकलाइज एरिया के अंदर हम नेटवर्क सप्लाई करते रहें। ये मैंने पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मेन रीजन, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम ऑप्टिक फाइबर केबल के पेनिट्रेशन से 5G को एक्सटेंड करने की प्लान कर रहे हैं। तो ये हो गया इशू। तो हमने मेन मेन देख लिए थे। और एक, ठीक है, तो ये इश्यूज तो हो गए। तो और एक कॉन्सेप्ट था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इशू। ठीक है, तो एजीआर का इशू क्या था, हमने ये एक्चुअली पिछली बार भी पढ़ा था। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इशू ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है। तो वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इश्यू क्या है वो समझना जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें कहानी की तरह बता देता हूँ, कहानी एकदम सिंपल, कहानी की तरह सुनना। 90s के अंदर जब इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी, टेलीकॉम सेक्टर भी हुआ था और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स आने लग गए। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियली ये सिस्टम था कि लाइसेंस इशू करते थे, जो भी टेलीकॉम कंपनीज थी ना, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, तब पता नहीं थे या नहीं थे, तो उन्हें लाइसेंस इशू किए थे। फिर बाद में उन्होंने ये सिस्टम निकाला कि लाइसेंस नहीं, आप अपना रेवेन्यू शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि लाइसेंस की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, तो बोलते थे ये आपका जितना भी अच्छा रेवेन्यू होगा, कंपनी एयरटेल, तो आप अपना उस रेवेन्यू के अंदर से हमें कुछ दे दीजिएगा। तो उसे बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आपका जो भी रेवेन्यू होगा उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, जो भी ग्रॉस रेवेन्यू होगा, जितना साल का रेवेन्यू होगा, उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप हमें हमारा जो भी सरकार का शेयर है वो दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है कि अभी फिर इश्यू क्या है कि जो फॉर्मूला था ना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, उसके अंदर इशू हो गया। क्या इशू हो गया वो समझ लेते हैं। जो कंपनीज थी, जैसे कि रिलायंस हो गई, जैसे कि एयरटेल हो गई, जैसे वोडाफोन हो गई, तो ये कंपनीज बोल रही हैं कि हम जो आपको रेवेन्यू में से शेयर देंगे वो केवल कोर सर्विसेज का होगा। कोर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, टेलीकॉम सर्विस। जो नॉन कोर सर्विस है उनके अंदर से हमारा रेवेन्यू काउंट नहीं होगा। ठीक है, नॉन कोर सर्विसेज क्या होगी, जैसे एयरटेल का D2H होता है। एयरटेल के और कौन कौन सी सर्विसेज होती है, मुझे तो अभी तो D2H ही याद आ रहा है। ठीक है, तो कंपनीज ये बोल रही थी कि हम केवल कोर सर्विसेज के अंदर से, मतलब जो हमारी टेलीफोन सर्विस है, हम उसी का रेवेन्यू जो होगा उसी में से आपको अपना रेवेन्यू देंगे। ठीक है, नॉन कोर सर्विसेज में से नहीं देंगे। सेंटर बोल रहा है कि नहीं, हमें तो ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, हमें कोर प्लस नॉन कोर दोनों सर्विसेज का चाहिए, कोर प्लस नॉन कोर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेंटर सही है, ठीक है, कंपनीज गलत है। तो अब बेचारी कंपनीज के ऊपर 1.47, मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आपको जो सेंटर जैसा बोल रहा है, नो कोर प्लस नॉन कोर सर्विसेज है, उसी के अकॉर्डिंग वो पैसे देने। तो कितने पैसे देना है? 1.47 लाख करोड़, दैट इज ह्यूज। ठीक है, तो ये हिस्ट्री मैंने बता दी थी, स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई है। तो अब ये इम्प्लीकेशन जानना जरूरी है। इम्प्लीकेशन ये होगा कि ऑलरेडी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो काफी क्राइसिस में चल रहा है। किस वजह से? एक तो कट थ्रोट कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिलायंस जियो के आने के बाद तो और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरा इशू ये है कि जो कंपनीज है जैसे कि वोडाफोन और एयरटेल, वोडाफोन और एयरटेल नहीं, वोडाफोन आइडिया, इनके पास लोन का बर्डन बहुत ज्यादा है। तो उस दौरान अगर ऐसा कुछ भी होता है कि इनको और ज्यादा एजीआर पे करना पड़ता है, तो इनके रेवेन्यूज होंगे, इनका फाइनेंस जो है वो क्रैश हो जाएगा ना। तो उस वजह से क्या होगा कि वोडाफोन माइट हैव टू लीव द सेक्टर। और उस वजह से एयरटेल और रिलायंस जियो की मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली नहीं, बेसिकली डिओपॉली हो सकती है, उस चीज को बोलते हैं डिओपॉली। ठीक है, उस वजह से फिर ये हो सकता है कि कस्टमर पे इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने वही अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स है उनका, उनके ऊपर इम्प्लीकेशन लिखा है। हाई कंपटीशन होगा, नहीं हाई कंपटीशन तो अभी है करंटली। गवर्नमेंट, बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे एजीआर अगर वो मिल गया तो। कंपनीज जो है, वोडाफोन आइडिया में एग्जिट क्यों? फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये फर्क आएगा कि ऑलरेडी जैसे वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज ओवर लेवरेज है ना, ओवर लेवरेज मतलब बहुत ज्यादा लोन है। तो उस वजह से बैंकिंग सेक्टर वो भी क्रैश हो सकता है अगर ये अपना पैसा रिटर्न ही नहीं कर पाए। और कंज्यूमर के ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया कि जितना ज्यादा मार्केट मोनोपोलिस्टिक होगा, उतना ज्यादा कंज्यूमर का नुकसान होगा। ठीक है, तो इस दौरान हमें कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन यही होना चाहिए कि डेडलाइन थोड़ी बढ़ा दें, मतलब हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए ना। लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो कंपनीज का भी भला होगा, और जो ब्रॉड रन के अंदर हम अपने देश को डिजिटाइज करना चाहते हैं, देश का भी भला होगा, सिटीजन्स का भला होगा। तो बस यही हमें करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें सोचना चाहिए। और अगर हो सके तो डेडलाइन आगे बढ़ा दी जाए, या फिर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट बाकी था 1.47 लाख करोड़ के ऊपर, उस इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाए। तो मतलब दोनों को भला होगा, कंज्यूमर का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, और कंपनीज का भी भला होगा, सभी लोगों का भला होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हमें थोड़ा मतलब थोड़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली साइड ध्यान में रख के लिखना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया, साइंस एंड टेक। एथिक्स के अंदर आईपीएल कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर दो तीन, एथिक्स का टॉपिक नहीं है, बेसिकली सिंपल टॉपिक ही था, आईपीएल कैंसिल हो गया कोविड के चलते। तो उसके अंदर मुझे एथिकल डायमेंशन दो तीन लगी। उसमें एक तो ये थी, एक तो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है बायो बबल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और जो एथिकल डायमेंशन है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे बायो बबल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बायो बबल प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ सकता है कि दैट बायो बबल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो बायो बबल इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। बायो बबल होता क्या है? वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बायो बबल जैसा नजर आएगा वैसा कुछ होगा नहीं। ये इन इमेजेस को याद रख लो, और इससे तुम्हें एटलीस्ट ये याद रहेगा कि बायो बबल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये कोई इंसान के अराउंड बबल नहीं होता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी स्पोर्ट्स वेन्यूज होंगे ना, वहां पे वो बहुत ज्यादा सिक्योर होंगे। सिक्योर होने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ऑडियंस नहीं होगी, और हमें स्पोर्ट्स इवेंट भी कंडक्ट करना है। तो उन स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर केवल वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही मीडिया जा सकता है, वही कोचेस जा सकते हैं जो कि कोविड नेगेटिव होगा। तो हम बेसिकली एक बबल क्रिएट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो बबल। तो ये कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कोई चीज नहीं है। और ये कोविड के दौरान कुछ ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था। तो चांसेस है कि इसे ओलंपिक में भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एथिकल डायमेंशन मुझे ये नजर आई कि क्या इस सिनेरियो के अंदर क्रिकेट मतलब आईपीएल जैसे गेम्स कराना ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो वहां से मतलब मुझे एक एथिक्स और मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था। तो वो ये था कि जो एक खिलाड़ी है उसका मॉरल तो यही बोलेगा ना कि दैट ही मस्ट डू हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, उसे गेम खेलना चाहिए, वो क्यों रुके। लेकिन अगर एथिकल डायमेंशन से देखें, तो अगर दिल्ली जैसे सिटी के अंदर सपोज, जहाँ पे इतने ज्यादा सायरन वगैरह बज रहे हैं, मतलब एक स्टेडियम है और स्टेडियम के बाहर से एम्बुलेंसेस निकलती है, तो क्या ये ठीक होगा? मतलब इनसेंसिटिव चीज हो गई नहीं ये तो बहुत। तो यहाँ पे अब आप एक एथिक्स और मोरालिटी का एग्जांपल दे सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर आईपीएल को कैंसिल कर देना चाहिए। पब्लिक मोरालिटी तो यही कहेगी, मतलब मैं खुद भी यही सोच रहा था कि नहीं यार, कोई इंसान कैसे खेल सकता है क्रिकेट। लेकिन मेरा अंदर से फिर दूसरी आवाज ये भी बोली कि यार अगर क्रिकेट खेलना मेरा प्रोफेशन है तो मैं क्यों नहीं खेलूं। तो ये हो सकती है। ठीक है, पब्लिक होने के नाते मैं उस तरह से भी सोच रहा था, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं वैसे सोच रहा था। और दूसरा ये कि बीसीसीआई की इग्नोरेंस,
आप इग्नोरेंस का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने इग्नोरेंस का बताया था, वो तंजानिया के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, जो कि उसे मतलब हवा मान रहा था कोविड को। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि बीसीसीआई ने बायो बबल के जो भी प्रोविजंस थे ना उसका ब्रीच किया है, तो उससे काफी लोगों को कोविड हो गया। तो बस ये हो गया इसका डायमेंशन, मतलब बायो बबल देखा अपन ने, दो तीन चीजें और देखी, दैट्स इट। अब अपन देखते हैं हेल्थ के अंदर। तो हेल्थ के कुछ टॉपिक्स हैं, मेंटल हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, समुद्र सेतु टू गेट O2, ठीक है, O2 क्राइसिस, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, लिबरलाइज्ड वैक्सीन प्राइसिंग और वैक्सीनेशन पॉलिसी। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अपन चलते हैं वहां पे, मजा आएगा पढ़ने के अंदर, मतलब पढ़ के लगेगा कि अरे वाह नई चीज जानने को मिली। ठीक है, मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ का सुन के सबसे पहले मुझे मेरा ख्याल आया कि मैं भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, तो उसमें मतलब कोई बुरी बात नहीं लगती है मुझे, दैट्स वेरी फाइन, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो एक डेटा है मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का 2015-16 का, वो ये बोलता है कि देश में 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सोशल इश्यूज के अलावा एक इशू ये है जो कि सबसे प्रोमिनेंट है, वो ये है कि डॉक्टर्स बहुत कम है। एक इंसान पे केवल एक, सॉरी 1 लाख लोगों पे केवल एक डॉक्टर है। दैट इज मतलब मैन पावर की काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो उस वजह से भी ये हो रहा है। दूसरे इश्यूज ये है कि मतलब स्टिग्मेटाइज किया जाता है, लोग खुद समझते नहीं है, मेरे जैसे लोग, हम खुद एक्नॉलेज, मैं खुद एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा था कि मेंटल हेल्थ इशू है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ का? हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करें, हम लोग प्राची से बात करें, हम डॉक्टर्स की सलाह लें, हम खुद एक्नॉलेज करें, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज करना बंद करें। तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बाकी की चीज़ें हमें पता है, डेटा याद रखना, 15 करोड़ एंड 1 लाख, 1 डॉक्टर पर 1 लाख पीपल। ठीक है, अब अपन देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अम, इसमें होता ये है कि पता ही होगा कि बहुत ज्यादा आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। कारण जानने जरूरी है। कारण ये है कि देखो, बहुत सारे कारण तो हमें पता होते हैं। एक ये है कि अम, जो ड्रग होती है उनका ड्रग ओवरडोजेज नहीं, बेसिकली ओवर प्रिस्क्रिप्शन। कई बार डॉक्टर मतलब सिंपल सर दर्द के लिए भी पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सिंपल बॉडी एक के लिए पैरासीटामोल खा लिया, मतलब अगर ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। और ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग मिल जाती है उस वजह से भी हो जाता है। ठीक है, दो कारण तो ये हो गए, ओवर प्रिस्क्रिप्शन और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तीसरा कारण ये हो गया कि लोग अपना जो कोर्स होता है, ड्रग कोर्स होता है, उसे कंप्लीट ही नहीं, ड्रग का मतलब मैं ड्रग्स उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नार्कोटिक की, सिंपल ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। लोग अपना कोर्स है उसे कंप्लीट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तीन कारण ये हो गए। चौथा कारण ये है कि पोल्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। चिकन होती है ना, चिकन इंडस्ट्री के अंदर एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, कॉलिस्टीन कहते हैं उससे, कॉलिस्टीन। कॉलिस्टीन को काफी ज्यादा यूज किया जाता है चिकन पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर। तो उस वजह से भी वो भी एक तरीके एंटीबायोटिक ही होती है और ग्रोथ प्रमोटर भी होती है, वो ग्रोथ प्रमोट करती है चिकन्स की। तो एक रीजन ये हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार ये होता है कि सपोज इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज अपने इफ्लुएंट छोड़ देती है सपोज रिवर्स के अंदर, तो उस वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। तो मतलब मुझे काफी सारे याद थे, जो मुझे याद नहीं थे वो ये है कि लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। दूसरा, इन्वायरमेंट से लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो अभी इससे इश्यूज क्या क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा इशू तो ये है कि हमने इतनी सेंचुरीज, मतलब काफी कितने सालों साल लग गए मतलब ड्रग डेवलपमेंट और उसके अंदर। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये हमारी उस प्रोग्रेस को बिल्कुल रिवर्स कर देता है। ठीक है, कि हमें ड्रग से ही रेजिस्टेंस हुआ होते जा रहा है, तो वो गलत चीज है। सर ने वो अत्युप सर बोल रहे थे कि मच्छर इतने रेजिस्टेंट हो गए कि अब वो उसके ऊपर ही गुनगुनाने लगे, है ना। तो ये होता है मतलब रेजिस्टेंस। तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंस ही है लेकिन अलग तरह का। और मोर्टेलिटी इसमें काफी ज्यादा हो गई है। हर एक इंसान 4 मिनट में मर रहा है, मतलब हम जितनी देर में करंट अफेयर करेंगे ना 15 मिनट का, उतनी देर में लगभग उतनी देर में लगभग 4 लोगों की डेथ हो चुकी होगी इस वीडियो को देखते देखते ही। तुम्हारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से इंडिया का ये हाल है, और इकोनॉमिक लॉसेस तो खैर है ही। ठीक है, फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट कीजिए, इजी अवेलेबिलिटी आपको रोकनी चाहिए, सर्वेलेंस करें, अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस बढ़ाएं। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होगी कि आपको हर चीज के लिए ड्रग लेने की जरूरत नहीं, हर चीज के अंदर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, तो उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।